विवाह एक ऐसा शब्द जिसको समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो एक संस्था है, और अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से इस सृष्टि का सबसे विकसित प्राणी अपनी संतति को आगे बढ़ाता है। जहां हिंदू धर्म में इसे जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है, वहीं इस्लाम में इसे एक समझौते के रूप में देखा जाता है। इस विवाह को चलाने के लिए नियम कानून संहिताएं बनाई गई। वहीं इस विवाह विच्छेद के लिए भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रोविजन किया गया। आज हम बात करेंगे इस्लाम की, जहां कुरान में सूरह और बकराह नाम के अध्याय हैं जिसमें इस विवाह विच्छेद का जिक्र किया गया है। हाल ही में एक मामला आया जिसमें इस विवाह विच्छेद को लेके कुछ चर्चा हुई। मामला न्यायपालिका के अधीन गया। हाईकोर्ट में था, पहले केरल हाईकोर्ट में था मामला, अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन विचाराधीन है, वहां पर इसकी सुनवाई चल रही है। आज के हमारे शीर्षक के केंद्र में यही बिंदु है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आई इसके इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले देखते हैं आज का शीर्षक क्या है। तो मुस्लिम महिलाओं के न्यायोत्तर तलाक का अधिकार। तलाक दो प्रकार से हो सकते हैं, एक जो न्याय के अधीन हो जिसमें जुडिशियल प्रोविजन हो, और एक न्यायोत्तर अर्थात जिनका इस्लामी कानून में वर्णन है। तो न्यायोत्तर महिलाओं का जो तलाक का प्रोविजन है वो कैसे चर्चा में है, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले किन बिंदुओं के अंतर्गत आज का अध्ययन केंद्रित होगा तो देख लें। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, आगे देखेंगे मुस्लिम कानून में तलाक का प्रोविजन कैसे है, कुछ उसके बारे में सामान्य हम जानकारी देखेंगे। फिर देखेंगे खुला एक शब्द है, वो प्रावधान है, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 जिसके तहत आज यहाँ विवाह विच्छेद या अलग होने का, शादी से अलग होने का प्रोविजन संचालित होता है, उसको देखेंगे। और अंत में हमारी परिपाटी होती है अभ्यास प्रश्न की। हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं चर्चा सबसे पहले खबर के साथ। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, बिफोर एससी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन मुस्लिम वुमेन्स राइट टू डाइवोर्स। तो मुस्लिम महिलाओं के जो डाइवोर्स का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अब चला गया है। कौन सा मामला है, क्या है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु है चर्चा में क्यों है ये मामला। हुआ ये कि थोड़ा सा हम आपको पहले ले चलें तो 2021 में, अप्रैल 2021 में केरल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, जहां पर इसने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और एक पुराने आदेश को फिर से इसने स्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया। पुराना आदेश काफी पुराना था। उससे पहले तकरीबन 49 वर्षों पूर्व 1972 में एक आदेश था, उसमें कुछ और बात कही गई थी। उस आदेश को इसने पलट दिया और उससे भी पूर्व की जो स्थिति थी उसको स्थापित कर दिया। क्या है देखते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के गैर न्यायिक तलाक के माध्यम से अपनी शादी को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात हम कहें कि इससे पहले जो 1972 में व्यवस्था थी उसमें आप देखेंगे कि ये प्रोविजन नहीं था, अर्थात जो अधिकार इसमें फिर से दिया जा रहा है ये 1972 में नहीं प्राप्त था। लेकिन 1972 से जब पहले जाएंगे तो उनको ये अधिकार प्राप्त था। तो पुराने चीजों को फिर से इसने स्थापित करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को गैर न्यायिक तलाक के माध्यम से अपनी शादी को समाप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसमें आप देखेंगे कि 1972 में इस चीज से रोक दिया गया था और यह फैसला कहीं ना कहीं उसके विपरीत है। इस वजह से यह चर्चा में बना रहा। साथ ही आप देखेंगे कि 2021 में केरल हाईकोर्ट के सामने एक सवाल आया। लोगों ने प्रश्न किया, कुछ ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई। सवाल क्या था कि क्या मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने गैर न्यायिक तरीके से जो तलाक प्राप्त हुआ है उस अधिकार को खो दिया है। क्योंकि ये क्यों लोगों में कंफ्यूजन हुआ वो हम आगे देखेंगे, आगे आपको इस बात को समझ में आएगा। लेकिन इस ऊहापोह की कंडीशन में यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यह विचाराधीन है, उस पर सुनवाई चल रही है। इसी मामले पर पुनर्विचार कर रही है हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका, जिस वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। देखें, अगर मुस्लिम कानून में तलाक की बात करें तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। यहां पर तलाक दो तरीके से होता है। एक तो न्यायोत्तर तरीके से होता है जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसको कहते हैं, जिसका इस्लामी कानून के माध्यम से संचालन होता है। इस तलाक को पति भी दे सकता है, पत्नी भी की तरफ से भी पहल हो सकती है, और आपसी सहमति अर्थात म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से भी ये हो सकता है। पति द्वारा अगर देखें तो तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, इला और जिहार, ये कुछ कैटेगरी हैं जो पति द्वारा तलाक दिया जाता है। इसमें आप तलाक उल बिद्दत के बारे में सुने होंगे, जो 3 तलाक का मसला था वो इसी से संबंधित था।
2017 से ये मामला काफी हाईलाइटेड हो गया। पत्नी जो है वो भी तलाक के तफवीज और लियान ये दो माध्यमों से पहल कर सकती है। साथ ही म्यूचुअल कंसेंट की अगर बात करें तो खुला और मुबारत को इस श्रेणी में रखा जाता है। इनके माध्यम से दोनों लोग पहल कर सकते हैं, लेकिन पत्नी की तरफ से अगर पहल करने की बात आती है तो ये चारों ही कैटेगरी जो है उसमें पत्नी पहल कर सकती है, जिसमें खुला, मुबारक, तलाक के तफवीज और लियान आते हैं। साथ ही दूसरी कैटेगरी ये तो न्यायोत्तर तरीका था, एक्स्ट्रा जुडिशियल था, दूसरा है जुडिशियल अर्थात न्यायिक तरीके से भी तलाक मिलता है। उसके अंतर्गत वो कैसे संचालित होगा, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो है उसके तहत इसमें धारा 2 है जिसका प्रोविजन है, उस धारा 2 के तहत इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके माध्यम से तलाक मिल सकता है। इसमें भी पति पत्नी और म्यूचुअल कंसेंट तीनों ही माध्यमों से तलाक का प्रोविजन किया गया है। तो आगे चलते हैं, आप देखेंगे इसमें जो कैटेगरी बताई गई उसमें खुला, यही वो मसला है जिसको लेके कोर्ट में मामला गया। खुला के तहत ही एक महिला आती है तलाक लेने के लिए, तो इसी वजह से यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। तो जानते हैं यह खुला क्या है। खुला की शुरुआत अगर हम कहें तो पत्नी द्वारा की जाती है, मौजूदा अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें यहां पर, लेकिन पत्नी जो भी रकम होती है, जो भी खर्च होता है उसको पत्नी द्वारा वापस किया जाना होता है और उसके बाद वो अपने शौहर से तलाक मांग सकती है। पति इस अनुरोध को स्वीकार करेगा कि अस्वीकार करेगा यह पति के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि पति जब इसको स्वीकार कर लेगा तब यहां पर इसको एक समयावधि होती है, इद्दत कहते हैं उसको, 90 दिन के आसपास का समय होता है, कहीं कहीं 4 महीना लोग कहते हैं लेकिन 90 दिन होता है। तो वो समय के बाद फिर से अगर पति एक्सेप्ट कर लेता है तो यह तलाक मान लिया जाएगा। फिर बीच में इसमें अदालत तलाक देने से पहले जोड़े के बीच सुलह कराने का प्रयास कर सकती है, यह खुला के अंतर्गत प्रोविजन है। खुला एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पत्नी असंगति या दुर्व्यवहार या जो भी अन्य वैध आधार बनेंगे उसके आधार पर इस विवाह को समाप्त करने के लिए अपनी बात सामने रख सकती है। इस तलाक को प्राप्त करने के लिए अपने कुछ अधिकारों को उसको छोड़ना पड़ेगा, मुआवजा भुगतान करने को पत्नी तैयार होगी, मतलब जो भी खर्च की राशि है वो देने के लिए तैयार होगी, तभी पत्नी इस खुला के तहत अलग होने की बात अपनी रख सकती है। कुछ अन्य तरीके हैं, इनके माध्यम से भी पत्नी अलग होने के लिए अपनी बात रख सकती है। वो क्या है, तो तलाक के तफवीज, एक अनुबंध आधारित ये तलाक है। इसमें दोनों लोग के बीच में अगर आम सहमति बनती है, इसमें कोई भी पति शादी के समय तय की गई जो भी बात होती है उस समय जो बातें तय की जाती हैं उसमें कोई भी एक बात आधार बन सकता है, बशर्ते कि वो उसका एक ठोस आधार होना चाहिए। उस शर्त का अगर उल्लंघन होता है तो पत्नी अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी तलाक की हकदार हो जाएगी। दूसरी बात है मुबारत, यह आपसी सहमति से अलगाव का एक रूप है, अर्थात इसमें भी जब दोनों लोग अगर सहमत हैं कि हम दोनों लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में मुबारत के तहत विवाह विच्छेद का प्रस्ताव दोनों में से किसी भी ओर से आ सकता है और ये शिया और सुन्नी दोनों ही जगह पर यह देखने को मिलता है। तीसरा है फस्ख, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये अदालत के काजी, जो न्यायिक अधिकारी वहां के होंगे, काजी होंगे और उस तरह के प्राधिकारी जो भी होंगे उनके हस्तक्षेप के माध्यम से यह तलाक संपन्न होता है और फस्ख का निर्णय किसी तीसरे पक्ष, मध्यस्थ या न्यायाधीश जैसे बाहरी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ अन्य तरीके थे जिनके माध्यम से तलाक हो सकता है, जिसमें लड़की पहल कर सकती है। अब बात करते हैं हम शरीयत एक्ट 1937 के बारे में, क्योंकि जब हमको समझना है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 को तो बिना हम शरीयत एक्ट 1937 को समझे और उस अधिनियम 1939 के अधिनियम को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक 1939 का अधिनियम नहीं समझ पाएंगे तब तक मौजूदा जो मसला है वो हमारी समझ से परे होगा। चलते हैं क्रमवार रूप से। तो देखिए शरीयत एक्ट 1937 की अगर बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इसको 1937 कहते हैं, और इसमें भी न्यायिक और न्यायोत्तर अर्थात जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों ही प्रोविजन किए गए हैं। दोनों ही माध्यमों से यहां भी यह व्यवस्था की गई है कि तलाक हो सकता है। आगे देखें तो फस्ख को मान्यता इसमें नहीं दी गई थी। यहां पर जब शरीयत एक्ट 1937 में जब प्रोविजन किया गया तो वहां पर इसको स्थान नहीं दिया गया। इस अधिनियम की जो धारा 2 थी वो फस्ख को छोड़कर बाकी जो तरीके थे उस न्यायोत्तर तलाक को मान्यता ये दे रहा था, लेकिन उसमें फस्ख को मान्यता ये नहीं देता है। अधिनियम की जो धारा 5 है, अगर इसकी बात करें
तो कुछ परिस्थितियों में ये कहता है कि कुछ परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, निश्चित परिस्थितियां हो सकती हैं, अदालत द्वारा विवाह को विघटित करने की अनुमति दिया जा सकता है। उसमें क्या करना होगा कि जो पीड़ित पक्ष है, महिला है, वो न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के पास जाएगी और वहां पर अपनी याचिका को दायर करेगी और वहां पर यह विवाह को विघटित करने की अनुमति न्यायालय के माध्यम से ले सकती है। अर्थात यहां ध्यान देने वाली बात है कि 1937 के शरीयत एक्ट में भी यह कहा गया कि शरीयत एक्ट के माध्यम से यहां पर न्यायालय के पास जाने की बात की जा रही है। लेकिन आपको पता हो कि इस्लाम के कई स्कूल्स हैं जिसमें हनफी है, सैफी है, मालिकी है, हम्बली है। तो इन्हीं में एक स्कूल था जो कि शरिया अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद हम देखें तो हनफी स्कूल ने महिलाओं को अपनी शादी को समाप्त करने के लिए अदालत से डिग्री प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। हनफी स्कूल ने इस पर अपना विरोध दर्ज किया और वो अपने लोगों को, स्कूल के अपने लोगों को, मानने वालों को इसकी अनुमति नहीं प्रदान की है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, दोनों लोगों के बीच में एक तरह का कंट्राडिक्शन देखने को मिला, एक तरह का गतिरोध हुआ और फिर 2 साल बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि एक और विवाह अधिनियम पारित किया जाए और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 आता है और आप देखेंगे ये उसका इतिहास रहा कि क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आप देखें 1939 पर नजर डालें तो इस अधिनियम ने सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए जो न्यायोत्तर तलाक का अधिकार था, अर्थात एक्स्ट्रा जुडिशियल जो उनका राइट था, उसको जो है बढ़ा दिया। अब यहां पर यह बात कहेगी कि चाहे वो किसी भी स्कूल के मानने वाले हों, चाहे वो हनफी हो, चाहे सैफी हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो, सब लोग इस न्यायशास्त्र के स्कूल का पालन, किसी भी स्कूल के मानने वाले हों, इसका अब उनको दायरे में लाया गया। इसका उद्देश्य न्यायोत्तर तलाक के फस्क मार्ग के आसपास के कानून को स्पष्ट करना भी था। अब देखें तो शरीयत अधिनियम 1937 की जो धारा 5 थी उसको निरस्त कर दिया गया और यहां पर आप देखेंगे कि उसको रिप्लेस कर दिया गया। किस धारा के जगह? उसको हटा के धारा 2 जो थी उसको यहां पर लाया गया और कुछ प्रोविजन एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। क्या थे देखते हैं। 1939 अधिनियम की धारा 2 के साथ इसको बदल दिया गया और साथ ही मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद के लिए 9 आधार और दिए गए जिसके आधार पर वो अपने पति से अलग होने की डिमांड कर सकती थी। वो कौन से 9 आधार थे देखें तो पहला था पति की 4 साल तक अनुपस्थिति। अगर उसका पति लगातार 4 वर्षों तक अनुपस्थित है, गायब है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो एक आधार बन सकता है अलग होने का। साथ ही 2 वर्ष तक रख रखाव में विफलता, वो अगर दैनिक खर्च भी प्रदान नहीं कर पाता है या जो भी जेन्युइन तरीके बनाए गए हैं वो अगर नहीं कर पाता, ये भी आधार बनता है। कारावास अगर उसको हो गया है, लंबा कारावास हो गया है तो भी एक आधार बनेगा। वैवाहिक कर्तव्य निभाने में अगर विफल हो रहा है तो भी एक बेस बनता है। पति अगर नपुंसक है फिर भी, पागलपन या यौन रोग से पीड़ित है फिर भी, साथ ही पत्नी द्वारा वो बार अस्वीकार किया जाता है तब भी, मोहम्मडन कानून द्वारा मान्यता प्राप्त आधार और पति द्वारा क्रूरता की जाती है तो भी, ये कुछ अन्य आधार जो हैं वो जोड़े गए, जो धारा 5 को रिप्लेस करके 2 को स्थापित करके, और ये कुछ अन्य जो 9 और प्रोविजन है उसमें ऐड कर दिए गए। 1939 के अधिनियम ने न्यायोत्तर तलाक के फस्क मार्ग को मान्यता दे दी। यहां ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिसको हम देख रहे हैं कि 37 में मान्यता नहीं थी, वो यहां पर फस्क मार्ग को मान्यता दे दी गई। और 39 के अधिनियम की धारा 2(9) में किसी भी अन्य आधार पर जिसे मुस्लिम कानून के तहत विवाह विघटन के लिए वैध माना जाता है, तलाक की डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी गई। अर्थात कुछ अन्य आधार भी हो सकते हैं। उन अन्य आधारों को अगर देखें तो वो शारीरिक हमला भी हो सकता है, पत्नी के चरित्र के खिलाफ बयान भी हो सकता है। आप उस पर चारित्रिक हमला नहीं कर सकते, उसके चरित्र को लेके किसी तरह का कमेंट अगर करते हैं तो भी, पत्नी द्वारा जबरदस्ती अनैतिक कार्य अगर आप करवाने के लिए उसको विवश करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि नैतिकता के विरुद्ध हो, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये भी एक आधार जोड़ा गया। साथ ही पत्नी को अपने धर्म का पालन न करने देना, अगर वो अपने धर्म का पालन करना चाहती है और आप उसको रोकते हैं तो इस आधार को भी इसमें जोड़ा गया। और इस प्रकार 1939 का जो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम है उसमें धारा 5 1937 की जो शरीयत की थी उसको हटाकर 2 को वहां रिप्लेस किया गया, 9 धाराओं को जोड़ा गया और ये कुछ अन्य आधार उसमें जोड़ दिए गए। और वर्तमान में अगर बात करें तो इन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद वहां का संचालित होता है। शरीयत अधिनियम की धारा 2 के तहत न्यायोत्तर तलाक के सभी तरीके बाकी जो थे वो पूर्ववत बने रहे।
लेकिन बाकी तरीकों में लेकर कुछ तरीकों को कि क्या उनका अस्तित्व है, क्या अब उनका भविष्य है, इसको ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से हालांकि न्यायालय ने बार बार यह कहा कि बाकी चीजें वो छुई नहीं गई हैं, वो वैसे की वैसे हैं, लेकिन इसको लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पर अभी विचाराधीन है। स्थिति क्या होती है, कैसे स्पष्ट है, वो लेके हम आएंगे जब इस पर निर्णय आएगा। आज हम आते हैं अपनी परिपाटी अर्थात अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, खुला की शुरुआत पत्नी द्वारा की जाती है। दूसरा है, 1939 अधिनियम के तहत न्यायोत्तर तलाक के फर्स्ट मार्क को मान्यता दी गई। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है, केवल एक ऑप्शन, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। उम्मीद है आज के इस विषय को आप समझे होंगे, तो लगातार पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।